नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजराइल की तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि इजराइल पर ईरानी अटैक के बाद अब पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क सकता है। इजराइल ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहा है। यह अटैक कब होगा, कैसे होगा, यह इजराइल तय करेगा। ईरान ने कल रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। एक साथ 180 मिसाइल इजराइल पर दाग दी। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को आसमान में ही बर्बाद कर दिया। 2-4 मिसाइल इजरायली जमीन तक पहुंची, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं कर पाई। इजरायली आर्मी का दावा है कि ईरान के हमले में सिर्फ 2 लोग जख्मी हुए। एक शख्स की मौत हुई है। जो शख्स मारा गया वो भी इजरायली नहीं है, फिलिस्तीन का नागरिक था। इजराइल के पास में एडवांस इंफॉर्मेशन थी कि ईरान हमला करने वाला है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी ज्यादातर मिसाइल्स ने टारगेट को हिट किया। इजराइल के 3 एयरबेस तबाह कर दिए। इजराइल ने कहा कि ईरान को जल्दी ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अमेरिका ने भी ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है, लेकिन ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने गड़बड़ी की तो ईरान भी चूकेगा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ईरान को आशंका है कि इजराइल की एयरफोर्स अमेरिका की मदद से उसकी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना सकती हैं। इसलिए ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसकी रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वो सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के तेल के कुओं में आग लगा देगा। हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। इसलिए अब आशंका जताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट किसी वक्त वॉर जोन में तब्दील हो सकता है। अमेरिका और यूरोप तो इजराइल के साथ हैं, लेकिन रूस और चीन फिलहाल खामोश हैं। इन देशों का रुख क्या होगा? इजराइल अब क्या करेगा? इजराइल पर ईरानी अटैक के बाद अब लेबनान, सीरिया की तरफ से भी इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश कैसे की जा रही है? और इन सारी बातों का भारत पर, हमारे मुल्क पर क्या असर होगा, इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। पहले आपको यह बता देता हूं कि इजराइल में अब तक क्या क्या हुआ, वहां हालात कैसे हैं। असल में ईरान ने कल रात करीब 10 बजे इजराइल पर मिसाइल्स की बौछार कर दी। ईरान की तरफ से एक साथ 181 मिसाइल्स इजराइल पर छोड़ी गई। इजराइल के आसमान में दिवाली जैसा नजारा दिखाई दिया। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया था। हमले के दौरान ईरान की फोर्सेस ने इजराइल पर सबसे पहले अपनी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स गदर और इमाद से हमला किया। ईरान का मकसद इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए इजराइल के पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को इनइफेक्टिव यानी बेअसर बनाना था। जैसे ही इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के इन मिसाइल्स को रोका, वैसे ही ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने अपनी सबसे पावरफुल मिसाइल फतेह 2 को लॉन्च कर दिया। ईरान की यह हाइपरसोनिक मिसाइल स्पीड की आवाज से 15 गुना तेज होती है। 1500 किलोमीटर रेंज वाली इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया था। फतेह 2 मिसाइल का टारगेट इजराइल का एरो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो लंबी दूरी की मिसाइल्स का पता लगाकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है। ईरान की मिसाइल के निशाने पर तेल अवीव, यरूशलेम, हैफा, बीरशेवा, होलोन, अश्केलोन और अशदद समेत इजराइल के ज्यादातर बड़े बड़े शहर थे। अमेरिका ने पहले ही ईरान के मिसाइल अटैक की वार्निंग जारी कर दी थी। इजराइल के शहरों में शाम 7:30 बजे से एयर रेड के हवाई हमले के सायरन बजने लगे थे और इजराइल की सरकार ने अपने देश की लगभग सारी 1 करोड़ की आबादी को इन हमलों से बचने के लिए बॉम्ब शेल्टर्स में जाने के लिए कह दिया था। एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार था, अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, इसलिए इजराइल में ईरानी अटैक का खास नुकसान नहीं हुआ।
लेकिन ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने दावा किया कि इस हमले में इसराइल के स्ट्रेटेजिक बेस, एयरबेस और इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ईरान का दावा है कि कुछ मिसाइल्स नेगेव के रेगिस्तान में नेवतम एयरबेस पर भी गिरी। इसे एयरफोर्स बेस 28 भी कहा जाता है। इसराइल के इस एयरबेस पर स्टेल्थ फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंकर एयरक्राफ्ट समेत कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात हैं। हालांकि इसराइल का दावा है कि इस एयरबेस को ईरान की मिसाइल अटैक से बहुत मामूली नुकसान पहुंचा है। इसराइल का कोई एयरक्राफ्ट नष्ट नहीं हुआ। ईरान की तरफ से कहा गया कि उसने इसराइल के सिविलियंस को इस हमले का निशाना नहीं बनाया, लेकिन पता लगा कि तेल अवीव के एक मॉल पर ईरानी मिसाइल गिरी। ईरान के इस हमले में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है। वेस्ट बैंक के जेरिको शहर में ईरान की मिसाइल का टुकड़ा पैदल जा रहे एक फिलिस्तीनी शख्स पर गिरा और उसकी मौत हो गई। इसराइल का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ईरान की 90% से ज्यादा मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया, इसलिए नुकसान मामूली हुआ। मोसाद के हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी गाड़ियां तबाह हो गई। मोसाद हेडक्वार्टर के पास की एक बस्ती में मिसाइल हमले से 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। अश्केलोन शहर में स्कूल की एक बिल्डिंग ईरान के अटैक में ध्वस्त हो गई। इसराइल पर ईरानी हमले की आशंका पिछले 3 महीनों से जताई जा रही थी। जुलाई में जब ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या की गई थी, तभी से ईरान इसराइल को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा था। पिछले शुक्रवार को जब इजरायली अटैक में ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के सुप्रीम कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत हुई, उसके बाद तय हो गया था कि ईरान इसराइल पर हमला जरूर करेगा। अमेरिका ने इस हमले की चेतावनी पहले से ही दे दी थी। आज ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर्स ने कहा कि ईरान ने हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का इंतकाम ले लिया है। यह हमला गजा और लेबनान में इजरायली फोर्सेस के हाथों हुई हजारों बेगुनाहों की मौत का भी बदला है। तेहरान में मुजाहिद इस्माइल हानिया की शहादत और ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघन और हमारे बुजुर्ग और अजीम मुजाहिद सैयद हसन नसरुल्लाह और इस्लाम के शहीद महान मुजाहिद अब्बास नील फुरुशान समेत तमाम महान शहीदों पर हमला करने वाली कातिल हुकूमत से इंतकाम लेने के लिए और गजा के मजलूम बच्चों, लेबनान के मजलूम नागरिकों पर जुल्म के खिलाफ हमने ऑपरेशन टू प्रॉमिस द्वितीय शुरू किया है, जिसका कोड नेम हमारे मुबारक पैगंबर के नाम पर या रसूल अल्लाह रखा गया है। लेकिन इजराइल ने भी ऐलान कर दिया, आज कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि ईरान का हमला नाकाम हुआ, लेकिन अब इजराइल पूरी ताकत से जवाब देगा। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान और उसके समर्थन वाले संगठनों के आतंकी ईरान से लेकर यमन तक, गजा से लेकर लेबनान तक, जहां जहां भी छुपे होंगे उन्हें वहीं दफन कर दिया जाएगा। आज रात ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया। यह हमला नाकाम रहा। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने यह हमला नाकाम कर दिया। मैं इस जबरदस्त उपलब्धि के लिए इजराइल के सैन्य बलों को बधाई देता हूं। ईरान का यह हमला इसलिए भी नाकाम रहा क्योंकि इजराइल के नागरिक सतर्क थे। मैं हमारी हिफाजत करने में मदद करने के लिए अमेरिका का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज की रात ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान की हुकूमत अपनी हिफाजत को लेकर हमारी प्रतिबद्धता दुश्मनों पर पलटवार के हमारे पक्के इरादे को नहीं समझती है। हम उसी सिद्धांत का पालन करेंगे कि जो हमारे ऊपर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। हम शैतानों की इस जमात से जहां भी जरूरत होगी लड़ेंगे। ये बात इजराइल और वेस्ट बैंक पर लागू होती है। यही बात गजा, लेबनान, यमन और सीरिया पर भी लागू होती है और ईरान भी इसकी जद में आएगा। हम इस शैतानी जमात से हर जगह मुकाबला करेंगे। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक ईरान के हमले में इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का सपोर्ट रहा। इजराइल ने दुश्मनों के रॉकेट और मिसाइल्स के हमले को
नाकाम कर दिया और खुद को बचाने के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, उसका इस्तेमाल किया। डोम दुश्मन की मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर देता है, उनको टारगेट तक पहुंचने ही नहीं देता। इसके अलावा कल रात के हमले को नाकाम करने में अमेरिका और इजराइल के जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग ने भी काफ़ी अहम रोल निभाया। डेविड स्लिंग न सिर्फ लंबी दूरी वाली मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है, इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की गदर और इमाद मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया। इजराइल को इस हमले से बचाने में अमेरिकी सेना ने काफ़ी मदद की। अमेरिका के सैटेलाइट ईरान की मिसाइल लॉन्च को ट्रैक कर रहे थे। इसके अलावा इजराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका ने अपने 2 जंगी जहाज भी इजराइल के समुद्र तट पर तैनात किए हुए हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने बताया कि यूएस नेवी के दोनों डिस्ट्रॉयर्स ने ईरान का हमला नाकाम करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। अमेरिका की सेना ने इजराइल की सेना के साथ नजदीकी तालमेल से काम किया ताकि इन हमलों से हिफाजत में इजराइल की मदद की जा सके। अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज़ों ने इजराइल की एयर डिफेंस इकाइयों के साथ मिलकर इंटरसेप्टर रॉकेट फायर किए ताकि ईरान से दागी गई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सके। हमें अब तक इन हमलों में किसी की मौत की खबर नहीं है। हमें पता चला है कि वेस्ट बैंक के जेरिको में एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हुई है। ईरान के इस हमले से इजराइल के किसी लड़ाकू जहाज या अहम सैन्य ठिकानों या संपत्तियों को किसी नुकसान की खबर नहीं है। कुल मिलाकर अभी जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि ये हमला नाकाम और बेअसर कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये उपलब्धि पेशेवर इजरायली सेना की है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें अमेरिकी सेना की कौशल और इस हमले से निपटने के लिए मिलकर की गई तैयारी का भी बड़ा योगदान रहा। ईरान और उसके प्रॉक्सीज यानी हमास, हूती और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश पूरी मजबूती से इजराइल के साथ खड़े हैं। कल हवाई हमले की वार्निंग जारी होने के बाद से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में रहकर हालात पर लगातार नजर रखे हुए थे। बाइडेन के साथ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के अलावा अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, CIA के डायरेक्टर और अमेरिकी आर्मी के सीनियर कमांडर्स भी मौजूद थे। जब यह कंफर्म हो गया कि ईरान के हमले से इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, तो प्रेसिडेंट बाइडेन कैमरे के सामने आए, ईरान की हरकत की निंदा की। बाइडेन ने कहा, ईरान को इस गुस्ताखी की कीमत चुकानी होगी। अमेरिका पूरी मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है। मेरे आदेश पर अमेरिका की सेना ने इजराइल को उसकी हिफाजत करने में पूरी मदद की और हम अभी भी इस हमले के असर का मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन अब तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि ईरान का यह हमला बेअसर और नाकाम रहा है। ये इजराइल और अमेरिकी सेनाओं की ताकत का सबूत है। ये अमेरिका और इजराइल की मिलीजुली प्लानिंग और इजराइल के ऊपर होने वाले इस हमले का अंदाजा लगाकर उससे निपटने की हमारी तैयारी का भी सबूत है। आप कोई गलती ना करें, अमेरिका पूरी ताकत से इजराइल के साथ खड़ा है। मैंने आज सुबह और दोपहर का काफी वक्त सिचुएशन रूम में बिताया और अपनी पूरी नेशनल सिक्योरिटी रूम से सलाह मशवरा किया। हमने इजराइल के लोगों से भी बात की। हमारी नेशनल सिक्योरिटी टीम लगातार इजराइल के अधिकारियों के संपर्क में है। हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस हमले के जवाब में हम क्या करने वाले हैं। इजराइल ने भी साफ साफ कहा है कि ईरान को बहुत जल्द करारा जवाब मिलेगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इजराइल को ईरान पर हमले की हरी झंडी दे दी है। इसलिए ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका और यूरोपीय देशों को वार्निंग दी है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि यूरोप और अमेरिका पागल हो चुके हैं। ये इजराइल को काबू करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका और यूरोपीय देश इस आपराधिक इजराइल को इसकी सही औकात में रखें। इसको बताएं कि वो ऐसे जुर्म करना बंद करे, क्योंकि अगर इजराइल अपने अपराध जारी रखता है तो अब उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। अगली बार अगर इजराइल हमारी सुरक्षा में खलल डालता है
तो हम उसकी सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तय मानिए कि अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो हम पिछली रात के हमले से कहीं बड़ा पलटवार करेंगे। उनका आयरन डोम कोई लोहे का बना नहीं है, वो तो शीशे से ज्यादा नाजुक है। दुनिया को ऐसी नस्लवादी और नरसंहार करने वाली हुकूमत को सजा देनी ही चाहिए। लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन में सिविलियंस की मौत की यूनाइटेड नेशंस ने कड़ी आलोचना की है। इसके बाद इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को बैन कर दिया। उनके इजराइल में घुसने पर पाबंदी लगा दी। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के एक्शन का भारत में भी विरोध हो रहा है। शिया समुदाय के लोग कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना तक इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज श्रीनगर और बड़गाम में शिया कम्युनिटी के लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस मार्च में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मारकर इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब पूरी दुनिया के शिया मिलकर इसका बदला लेंगे। ये जो सैयद हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हो गए, हमारे धर्म गुरु हैं, हम उसको बड़े आला मानते हैं अपने मजहब के हिसाब किताब से। वो जुल्म तशद्दुद के खिलाफ हमेशा हर हाल में खड़े रहे हैं। हम उसका साथ देने के लिए भरपूर निकले हैं। उसका चहरुमा चल रहा है। अगर सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गया तो हम ता क़यामत उनका साथ नहीं छोड़ने वाले। हम वो कौम है, अगर एक सैयद नसरुल्लाह हमारे हाथ से गया तो लाखों इंशाल्लाह खुदा की मदद से पैदा करेंगे। हमारी वो कौम है जो डरने वाली नहीं है, मैदान छोड़ने वाली नहीं है। हम डट कर रहते हैं दुश्मन के खिलाफ। हमारा रोल मॉडल है करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हमको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखाया है सर देना है, सर झुकाना नहीं होता है। ये बताइए, आज ईरान ने भी इस्राएल पे हमले किए हैं। बहुत खुश हो रहे हैं हम। हमारा आका जो वहाँ पर मौजूद है, इंशाल्लाह ऊपर वाले की मदद से उनका नश्त व कश्त करेंगे। लखनऊ में भी मौलाना यासूब अब्बास की अगुवाई में शिया कम्युनिटी के लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े से घंटा घर तक कैंडल मार्च किया गया। इधर दिल्ली में मौलाना कल्बे जब्बाद ने इजराइल के खिलाफ लंबी चौड़ी तकरीर की। कल्बे जब्बाद ने इजराइल को एक हैवान मुल्क बताया। उन्होंने कहा दूसरों पर आतंकवाद का इल्जाम लगाने वाला इजराइल असल में खुद एक दहशतगर्द मुल्क है, इसलिए भारत को भी इजराइल का विरोध करना चाहिए। ईरान की जमीन दिखा रहे हो अपने नक्शे में और कह रहे इरान ने अटैक किया। इराक की जमीन दिखा रहे हो, कहीं इराक ने अटैक किया। सऊदी अरब की जमीन तो बेगैरत है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लबनान की जमीन दिखा रहे हो, कह रहे लबनान ने अटैक किया। अरे तो अपने नक्शे में पूरा लबनान दिखा रहे हो। अरे जो इसराइल बना है वो आतंकवादी की बुनियाद पर बना। वो बमों के हम पहले उन्हें धमाके किए थे वहां पूरे फिलिस्तीन में, और उनके घरों को उड़ाया था फिलिस्तीनियों को, उड़ाया, उसके बाद इसने कब्जा किया। तो वो आतंकवाद के ऊपर तो पला है इसराइल पूरा, आतंकवाद के ऊपर बना है इसराइल पूरा। और पूरी दुनिया में जितनी आतंकवादी तंजीमें हैं सब इसराइल उसको सपोर्ट करता है। दाइश जो है, कौन सा दाइश का जो हेड था अबू बकर बगदादी, वो यहूदी था। इजराइल पर ईरान के जबरदस्त मिसाइल अटैक की खबर महात्मा गांधी की जयंती के दिन आई। गांधी जी ने दुनिया को दो मेन बातें सिखाई थी, सत्य और अहिंसा। आज इजराइल और ईरान की जंग में सबसे पहले बलि इन्हीं दोनों सिद्धांतों की चढ़ी। शुरुआत हुई असत्य से, झूठ से। सोशल मीडिया इस जंग में झूठ का बाजार बन गया। ईरान ने दावा किया कि उसने 181 रॉकेट फायर किए और इजराइल के कई एयरबेस उड़ा दिए। इजराइल ने कहा उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। सच क्या है कोई नहीं जानता। युद्ध के मैदान में हार जीत का फैसला आजकल प्रोपेगेंडा से होता है। इंटरनेट के जरिए झूठ की लड़ाई लड़ी जाती है, अफवाहों का दौर चलता है। एक दूसरे की फौज को डिमोरलाइज करने के लिए असत्य का सहारा लिया जाता है। आज दूसरी बलि चढ़ी अहिंसा के सिद्धांत की। कई महीने पहले शुरुआत हुई थी इजराइल पर हमास के हमले से, फिर गजा पर इजराइल का हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जवाबी अटैक किया। इजराइल ने नसरुल्लाह को मारकर हिजबुल्लाह को करारा जवाब दिया। ईरान बीच में कूद पड़ा, इजराइल पर मिसाइल्स बरसाई गई और अब इजराइल ने बदले की हुंकार भरी है। ईरान के पास ऑप्शन नहीं है, उसे तो बस इजराइल के बदले का इंतजार है। पूरी दुनिया में हिंसा का ऐसा हाहाकार
कई बरस बाद देखा गया। हिंसा के इस कारोबार में पूरी दुनिया बटी हुई है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। भारत जैसे बहुत कम मुल्क हैं जो शांति चाहते हैं। भारत आज भी महात्मा गांधी के सिद्धांत को मानता है। भारत का आज भी कहना है कि युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं निकल पाता। लेकिन आज दुनिया में टकराव जिस मोड़ पर है, इसका अंत कहां होगा, कब होगा, कोई नहीं जानता। अब रुख करते हैं देश की सियासी खबरों का। आज प्रशांत किशोर ने औपचारिक रूप से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से नेता बनने का ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने आज अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी। पार्टी का नाम है जन सुराज पार्टी। इस मौके पर पटना के वेटरनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने बड़ा कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से 50,000 से ज्यादा लोग जुटे। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी न वामपंथी विचार वाली है न दक्षिणपंथी। वो सिर्फ इंसानियत की राह पर चलेंगे, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो बिहारियों के सम्मान के लिए काम करेंगे। पार्टी के झंडे पर बापू और बाबा साहब दोनों की फोटो होगी। प्रशांत किशोर ने कहा अगर बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। शराब से जो पैसा टैक्स के तौर पर मिलेगा उससे स्कूल बनवाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बिहार के युवाओं की जिद है। प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षा ही सारे परेशानियों से निजात दिला सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा न तो पार्टी के अध्यक्ष होंगे न मुख्यमंत्री पद के दावेदार। आज उन्होंने ऐलान किया कि रिटायर्ड आईएफएस मनोज भारती जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। मनोज भारती पिछड़ी जाति से आते हैं। आईआईटी कानपुर से उन्होंने बीटेक किया है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कई साल काम किया। 4 देशों में राजदूत रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के सभी बड़े फैसले नेतृत्व परिषद करेगी। नेतृत्व परिषद के मेंबर्स के नामों का ऐलान कल किया जाएगा। आज पटना में प्रशांत किशोर ने माहौल तो बना दिया। प्रोग्राम जबरदस्त किया। विशाल मंच बनाया गया था जिस पर 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। चारों तरफ समर्थकों की भीड़ थी। हर एंगल पर कैमरा मौजूद था। प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे भाषण नहीं दिया, मंच पर घूम घूम पर लोगों से संवाद किया। प्रशांत किशोर ने कहा उनका मकसद सत्ता पाना नहीं, बिहार और बिहारियों को उनका हक दिलाना है। वो सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। पीछे तक बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। फिर पूछेगा इनका विचार क्या है, ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है। यहाँ पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं। तो हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जन स्वराज्यों क्या विचारधारा हुई मानवता? उद्देश्य क्या है? क्यों जुटे हैं हम लोग? इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है। वो तो कई बरस से आप बनाते रहे हैं। अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। अगर पढ़ाई चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जन स्वराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। ये भैया शराबबंदी और पढ़ाई का क्या लेना देना? अगर बिहार में विश्व स्तरीय, विश्व देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा,
सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। 2 साल पहले 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने चंपारण से जन सुराज यात्रा की शुरुआत की थी। 2 साल में उनकी यात्रा बिहार के 5,500 गांवों में गई। 17 जिलों में घूम घूम कर प्रशांत किशोर ने लोगों को अपने साथ जोड़ा। इसके बाद आज जन सुराज पार्टी का ऐलान किया। अब जन सुराज पार्टी बिहार के अगले चुनाव में सभी 242 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। आज मंच पर प्रशांत किशोर के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव, पूर्व सांसद मोनाजिर हसन, पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी, कर्पूरी ठाकुर की ग्रैंडडॉटर जागृति ठाकुर, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती भी मौजूद थे। प्रशांत किशोर ने पार्टी लॉन्च के मौके पर 18 देशों के मेहमानों को भी बुलाया। प्रशांत किशोर ने कहा, जो काम लालू, नीतीश और मोदी नहीं कर पाए वो उनकी पार्टी करके दिखाएगी। उन्होंने वादा किया कि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो युवाओं को बिहार में ही रोजगार की गारंटी मिलेगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 4% इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। 15 साल तक के हर बच्चे के लिए शिक्षा फ्री होगी। प्रशांत किशोर का फोकस पढ़े लिखे बिहारी नौजवानों को अपने साथ जोड़ने पर है। इसीलिए आज उनके प्रोग्राम में ज्यादातर ऐसे लोग दिखाई दिए जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इन लोगों ने कहा, प्रशांत किशोर में वो जज्बा है जो बिहार में बदलाव ला सकता है। मैं पेशा से इंजीनियर हूं और मैं सोशल वर्कर भी हूं। जनस्वराज जो है बिल्कुल बिहार में बदलाव लाएगा और हम लोग व्यवस्था प्रशांत जी का कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है। सत्ता परिवर्तन होना उतना जरूरी नहीं है जितना व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है। पहली बार गांधी जी के बाद कोई ऐसा शख्स हम लोगों को ऐसा इंसान मिला है जो बिहार के बारे में बिहार को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सोचा है। मैं पूर्व में मेडिकल ऑफिसर रह चुका हूं बिहार गवर्नमेंट का, और एक प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है कि हमारा बिहार आज प्लांट की फैक्ट्री बन चुका है, यहाँ मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है। यहाँ की जनता 30 साल से लालू जी और नीतीश जी का ही शासन देख रहा है। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से बिहार की राजनीतिक पार्टियों में हलचल है। सबकी नजर प्रशांत किशोर की रणनीति पर है। जैसे ही जन स्वराज पार्टी लॉन्च हुई तो सबसे पहला रिएक्शन जेडीयू की तरफ से आया। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देख चुके हैं। वो जेडीयू में शामिल भी हो गए थे। उन्हें नीतीश कुमार ने जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाई, दोनों अलग हो गए। इसीलिए आज जैसे ही प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में ऑफिशियल एंट्री की तो जेडीयू के महासचिव अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर पहले पैसा लेकर चुनाव लड़वाते थे, अब पैसा बनाने के लिए खुद चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने शराबबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। इससे शुरुआत हो गई। इससे बिहार की जनता उनके इरादे समझ गई होगी। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दलों के मैनेजमेंट का काम करते रहे हैं। जिन जिन पार्टियों का प्रशांत जी ने मैनेजमेंट किया, दोबारा उस पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनकी व्यवस्था और इनके काम करने के तरीके कितने सौम्य रहे होंगे उन पार्टियों से कि दोबारा इनको मौका नहीं मिला। और आज इनकी विस्तारवादी आत्मा है जो जग गई है। नाम रखे हैं जन स्वराज और तारीख रखे हैं 2 अक्टूबर। क्या बोलते हैं कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा 2 घंटे के अंदर शराबबंदी को इस प्रदेश से उठाऊंगा। तो इसी से समझ जाइए कि कितना महात्मा गांधी के प्रति समर्पित लोग हैं। लेकिन बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर को आरजेडी और कांग्रेस की बी टीम बताया। दिलीप जायसवाल ने कहा, राजनीति का व्यापार करने वालों को बिहार की जनता कभी पसंद नहीं करेगी। देखिए, ये इंडी का बी टीम है प्रशांत किशोर की पार्टी, और आज उनका जो है शुरुआत ही फ्लॉप कर गया है। वो व्यवसाय, राजनीति को व्यवसाय के रूप में आज तक उन्होंने उपयोग किया है। सभी जगह यही काम करते थे, पैसा लेकर के, और दूसरों को जो है व्यवसाय के तरीके से सत्ता में लाने का काम करते थे। बिहार की जनता बहुत ही सतर्क है और इन सब व्यवसायियों के चक्कर में नहीं पड़।
सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मीसा भारती ने प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बता दिया। पटना में प्रशांत किशोर का कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मीसा भारती ने कह दिया था कि प्रशांत किशोर ने पार्टी का नाम तो जन स्वराज रखा है, लेकिन काम बीजेपी के लिए करेंगे। प्रशांत किशोर जी तरह तरह की बातें मीडिया के माध्यम से ही सुनने को आ रहा है और आज सुना कि वो अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे। और कुछ मीडिया के भाइयों ने ये भी पूछा कि शायद वो अपनी पार्टी का नाम भी रखेंगे। तो अभी तक जो मीडिया में बातें आ रही थी वो तो जन स्वराज पार्टी के नाम से आ रही थी। क्या अब उसका नाम भारतीय जनता पार्टी बी टीम रखा जाएगा क्या? बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की बातें सुनकर एक बात तो साफ दिख रही है कि प्रशांत किशोर की एंट्री से सब परेशान हैं। प्रशांत किशोर राजनीति में नया नाम नहीं है, लेकिन नेता के तौर पर नए हैं। वो अचानक राजनीति में नहीं कूदे। 2 साल तक बिहार के गांव-गांव की खाक छानने के बाद मैदान में उतरे। इसलिए उन्हें जनता की नब्ज पता है, उनका विजन क्लियर है, उन्हें रास्ता भी पता है, लक्ष्य भी पता है। प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई, अच्छा काम किया। बिहार को एक नई सोच की जरूरत है। साफ साफ सच्ची बात कहने वाले लीडर की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से पार्टी में फैसले लेने का, उम्मीदवारों के सिलेक्शन का प्रोसेस तैयार किया है, वो भी इंप्रेसिव है। मैं बस उनकी एक बात से सहमत नहीं हूं। प्रशांत किशोर का यह कहना कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, यह आइडिया ठीक नहीं है। अगर वो वाकई में बिहार और बिहारियों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ना चाहते हैं तो उन्हें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। राजनीति में नॉन प्लेइंग कैप्टन की कोई जगह नहीं होती। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं नहीं बनूंगा, पार्टी किसी और को चुनेगी, मैं तो फिर से पैदल चलूंगा। इससे बिहार के लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा होगा। प्रशांत किशोर को बिहार की जनता के सामने साफ साफ ऑप्शन देना चाहिए। अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर देना चाहिए। लोगों के सामने क्लियर कट चॉइस हो कि वो प्रशांत किशोर को अपना लीडर मानते हैं या नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं या नहीं। पिछले 2 साल में जहां जहां प्रशांत किशोर गए हैं, गांव-गांव में लोगों ने उनकी बात सुनी है, उन पर भरोसा किया है, उन्हें जन स्वराज के लीडर के तौर पर देखा है। इसलिए कोई और लीडर कैसे हो सकता है? प्रशांत किशोर के पास जिम्मेदारी से पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। वो जन स्वराज का फेस हैं और यह फैसला बिहार की जनता करेगी कि वो इस फेस को पसंद करती है या नहीं। बिहार में तो इलेक्शन अगले साल है, लेकिन हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन पूरे जोर शोर से चल रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हरियाणा में रैली हुई। रविशंकर प्रसाद ने भी कैंपेन किया। प्रियंका गांधी ने हरियाणा में 2 रैलियां की। मल्लिकार्जुन खड़गे की पब्लिक मीटिंग्स हुई। प्रियंका गांधी ने जुलाना में विनेश फोगाट के सपोर्ट में हुई रैली में बेटियों के सम्मान का मुद्दा उठाया, किसान, जवान और पहलवान की बात की। खड़गे ने चरखी दादरी की रैली में बीजेपी पर समाज के हर वर्ग को धोखा देने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के नेता कैंपेन के आखिरी 2 दिन में जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राहुल गांधी के बयान की। राहुल गांधी ने कल सोनीपत की रैली में कह दिया था कि यहां की जलेबी बहुत फेमस है। उन्होंने जिंदगी में पहली बार इतनी स्वादिष्ट जलेबी खाई है। इस जलेबी की बड़ी फैक्ट्री बनाकर अमेरिका, जापान और यूरोप के देशों में जलेबी एक्सपोर्ट करनी चाहिए। राहुल ने कहा कि जलेबी की जिस दुकान में अभी 100 लोग काम करते हैं, अगर जलेबी एक्सपोर्ट होगी तो फैक्ट्री में 10-20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने छोटे छोटे दुकानदारों को जीएसटी और नोटबंदी के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इसीलिए दुकानदारों का काम बढ़ने के बजाय बंद हो रहा है। अभी आपने मुझे जलेबी दी, कहां है जी, लाइए वो। ये देखिए, ये इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है।
पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। राहुल गांधी के इस बयान का खूब मजाक बन रहा है। सोशल मीडिया पर उनका बयान ट्रेंड हो रहा है, उस पर मीम्स बन रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने भी राहुल के बयान पर खूब मजे लिए। रवनीत बिट्टू ने कहा राहुल को कुछ पता होता नहीं है, उन्हें जो बता दिया जाता है वही बोल देते हैं। बिट्टू ने कहा राहुल को कौन बताए कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं, हलवाई की दुकान में बनती है। और अगर कोई कहे कि जलेबी की फैक्ट्री में 10-20 हजार लोगों को काम मिलेगा तो इस पर लोग हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? राहुल गांधी तो क्योंकि उनको तो जो बताया जाएगा वो ही बोलेंगे, खुद वो जवाब नहीं दे सकते, इतनी क्षमता उनमें है नहीं। कल जैसे अब मंदिर, अरे राम जी का वो नाच गाना बना रहा है, उसको अब जलेबी वो फैक्ट्री में बना रहा है, उसको यही नहीं पता। कल वो जलेबी की बात कर रहे थे, जलेबी कहते फैक्ट्री में बनती, कौन सी फैक्ट्री है अभी जिसमें जलेबी, कौन सी फैक्ट्री में जलेबी बनती? जलेबी बनती है वो हलवाई की दुकान में। और ये कह दिया भी ये जलेबी से 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी जलेबी ते। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਤੇ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਲੇਬੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ बिट्टू की बात को आगे बढ़ाया बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने। रोहतक में रविशंकर ने कहा राहुल जलेबी की फैक्ट्री लगाकर जलेबी को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है, ये खर्ची पर्ची कल्चर का साइड इफेक्ट है। रविशंकर ने कहा कि राहुल का भाषण भी पर्ची पर लिखकर दिया जाता है, पर्ची में गलत लिख दिया तो उन्होंने वही पढ़ दिया, इसलिए दोष राहुल का नहीं पर्ची का है। गोहना की जलेबी को अमेरिका भेजा जाएगा, इसके बारे में जलेबी कैसे बनती है इसकी समझदारी बहुत जरूरी है। अच्छा होता जिन्हें चिट लिखा है थोड़ा प्रॉपरली फ्रेम करते। राहुल जी होमवर्क नहीं करते हैं, आपने कई बार मेरा टीवी पर कमेंट सुना होगा। तो जो चिट लिख के देते हैं ना, वहां भी पर्ची चलती है, के पर्ची वहां भी चलती है। तो थोड़ा पर्ची को ठीक ठाक से लिख के दे तो अच्छा रहेगा। हरियाणा में कांग्रेस की हवा ठीक ठाक है। प्रियंका गांधी के कैंपेन में उतरने से पार्टी का जोश बढ़ा है, पर राहुल गांधी की जलेबी कांग्रेस को परेशान करेगी। बिट्टू की बात सही है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती, जैसे आलू से सोना नहीं बनता और गुड़ की खेती नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी हर थोड़े दिन में कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे बीजेपी वालों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता है, उनकी समझ पर सवाल उठाए जाते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में जहां हर बात रिकॉर्ड होती है, हर डायलॉग वायरल होता है, राहुल गांधी को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। आज जलेबी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। मोदी आज झारखंड में थे। हजारीबाग में प्रधानमंत्री मोदी पहले एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, 83,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया और उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। इस रैली में मोदी ने कहा कुछ लोग आजकल लोगों को झूठ की जलेबियां परोस रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नई जलेबियां परोसने से पहले पुराने वादों को याद करना चाहिए और पब्लिक को उसका हिसाब देना चाहिए। झारखंड के लोगों को इन झूठ की दुकान वालों से सावधान रहना है। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां
ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। जेएमएम अब झूठे वादों की बदौलत अपने आप को बचाना चाहती है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने झारखंड की डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया। आदिवासियों की संख्या कम होने पर चिंता जताई। मोदी ने कहा, पूरे झारखंड को यह साफ नजर आ रहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। आदिवासियों की आबादी कम हो रही है, लेकिन जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार आंखें बंद करके बैठी है, क्योंकि अवैध घुसपैठिए इनका वोट बैंक है। मोदी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार आई तो रोटी बेटी और माटी की पूरी सुरक्षा होगी, उन पर कोई आंख भी नहीं उठा पाएगा। हमारी लड़ाई किससे थी? आरजेडी जैसी पार्टियों से। आरजेडी के लोगों ने झारखंड को अपनी लूट का ठिकाना बना रखा था। अपराधियों, माफियाओं का सेफ हाउस बना रखा था। और आरजेडी वालों को दिल्ली से कौन से दे रहा था? कांग्रेस पार्टी। आज मुझे अफसोस है कि अब जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है। सत्ता में बने रहने के लिए लोग झारखंड में अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। संथाल परगना में घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी, आप सबको ये खतरा दिखता है। आपको डेमोग्राफी में बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। ये झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है। ये झारखंड की लड़ाई रोटी, बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। अब यह तो साफ है कि झारखंड के चुनाव में बीजेपी राज्य की बदलती डेमोग्राफी को बड़ा इशू बनाएगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात उठाएगी। ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुस्लिम वोटों के चक्कर में ये पार्टियां बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र तक नहीं करेंगी। वो तो इतना ही कह पाएंगी कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, इलेक्शन को पोलराइज कर रही है। लेकिन झारखंड में ग्राउंड लेवल पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की प्रॉब्लम वाकई में बड़ी है। कई इलाकों में आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे हो गए हैं। डेमोग्राफी वाकई में चेंज हुई है, इसीलिए इस इशू को इग्नोर करने वाली पार्टियों को नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और महायुति अलायंस में पार्टनर अजीत पवार ने आज ऐलान किया कि वो असेंबली इलेक्शन में एनसीपी के 10% टिकट मुसलमानों को देंगे। बीड की रैली में अजीत पवार ने कहा कि महायुति की सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी को जितनी भी सीटें मिलेंगी, उनमें से 10% सीटें वो माइनॉरिटीज को जरूर देंगे। अजीत पवार ने कहा वो हर धर्म, हर मजहब का सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात मैं हमारे अल्पसंख्यक समाज को कहना चाहता हूं कि इस बार होने वाले चुनाव में महायुति के सीट बंटवारे में एनसीपी को जितनी भी सीटें मिलेंगी, उसमें से 10% सीट मैं अल्पसंख्यक समाज को दूंगा। मैंने ऐसा फैसला किया है। मैं सभी जात धर्म को मानने वाले शिव शाहू फुले का एक समर्थक हूं। कुछ बयानवीर अलग अलग धर्म, पंथ, समाज के खिलाफ बयान देते हैं, ये सही नहीं है। पंथा करता, समाजाच्या करता। अब एक ही दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार में अजीत पवार के पार्टनर डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया था। फडणवीस ने कहा था, लोकसभा चुनाव में हिंदुत्ववादी ताकतों को हराने के लिए मुसलमानों ने एकजुट होकर वोटिंग की, इसलिए अब हिंदुओं को भी सावधान रहना चाहिए। फडणवीस के इस बयान के बाद आज अजीत पवार ने मुसलमानों को टिकट देने की बात कही, तो महाराष्ट्र की सियासत में अच्छी खासी हलचल हो गई। देखो ऐसा है, साथ किसके हो
बात उसके बारे में होगी। आप साथ किसके हो उसके बारे में बात होगी ना। तो आपका साथीदार कौन है ये सबको मालूम है। बीजेपी को साथ में लेने से यहाँ का सेक्युलर, यहाँ का हिंदू सेक्युलर, यहाँ का टोटल सेक्युलर फैब्रिक के साथ जो खड़े हैं वो नहीं खड़े रहेंगे। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने भी कहा कि अजीत पवार 10 नहीं 20% टिकट मुसलमानों को देने का ऐलान कर दें, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। हुसैन दलवाई ने कहा अगर अजीत पवार को वाकई में मुसलमानों की फिक्र है तो उन्हें बीजेपी का साथ छोड़कर वापस महाविकास आघाड़ी के साथ आ जाना चाहिए। अजीत पवार अभी मुसलमानों की याद करते होंगे तो मैं उनको बोलूंगा आप बीजेपी के साथ गए। जो बीजेपी हर दिन मुसलमानों को तकलीफ देती है, लिंचिंग करती है, उसके बारे में आप नहीं बोलते। ऐसे हालत में आप मुसलमानों को 10% नहीं 15%, 20% देंगे तो भी मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। मैं बड़ी इससे कहता हूं कि आप जहां गए हैं वो गलत जगह है, आप फिर इधर आइए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तो और भी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि अजीत पवार मुसलमानों का वोट लेने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन सच तो है कि मुस्लिम कैंडिडेट ढूंढना भी उनके लिए मुश्किल होगा। असली चेहरा एक नकली चेहरा है। अब ऐसा मुझे बता दो कि मुसलमानों को टिकट देंगे और वो बीजेपी के साथ हैं तो मुसलमान वोट देगा क्या उनको? उनकी गलत फहमी है। वो समझते होंगे कि अभी ये उनकी पार्टी का एक आदमी है, उसने कहा कि 5 करोड़ रुपया दूंगा खड़े हो जाओ, 5 करोड़ दूंगा खड़े। आदमी ढूंढ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, हमें मिला तो लड़ेंगे नहीं तो नहीं लड़ेंगे। आप भूल जाओ कि हम आपकी पार्टी से लड़ेंगे। हमको 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी दोगे तो आप पार्टी से नहीं लड़ेंगे। लेकिन और सेकुलर वोट नहीं मिलेगा। अजीत पवार साहब को अच्छी तरह मालूम। महाविकास आघाड़ी के सारे नेताओं ने अजीत पवार के बयान पर रिएक्ट किया, लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के किसी नेता का बयान नहीं आया। बीजेपी की तरफ से प्रवीण दरेकर ने सिर्फ इतना कहा, अजीत पवार अपनी पार्टी के टिकट किसे देते हैं किसे नहीं देते ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अजीत दादा हमारे महायुति का एक घटक पक्ष है। उनके पार्टी ने क्या करना वो उनका डिसीजन है। वो किसको टिकट दे ये पूरा उनका अधिकार है। उसमें हम लोग हमारी भूमिका नहीं बता सकते। महायुति करके भारतीय जनता पार्टी करके हम हमारी भूमिका पे ठाम है। ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि महायुति में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना एक तरह से सोचते हैं, दोनों का तालमेल अच्छा है, लेकिन अजीत पवार अपनी बीन अलग से बजा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की लाइन लेंथ एक जैसी है, दोनों हिंदुत्व की विचारधारा वाले हैं, उसी तरह की बातें कर रहे हैं। अजीत पवार न 3 में न 13 में। उनका मुसलमानों को 10% टिकट देने का प्लान महायुति की बाकी दोनों पार्टियों की रणनीति में फिट नहीं बैठता और ऐसा लगता है कि अजीत पवार इस अलायंस में अनकंफर्टेबल हैं। बीजेपी और शिवसेना की आइडियोलॉजी उन्हें सूट नहीं करती, इसलिए वो धीरे धीरे इन दोनों पार्टियों से दूर होते जा रहे हैं। आप सबने संत जग्गी वासुदेव का नाम तो सुना होगा। आज कोयम्बटूर में जग्गू वासुदेव के ईशा फाउंडेशन पर पुलिस की रेड हुई। 150 से ज्यादा पुलिस वालों ने ईशा फाउंडेशन के परिसर को घेर लिया। पूरे आश्रम की तलाशी ली गई। आश्रम में रहने वाली महिलाओं और सन्यासियों के बयान लिए गए। हुआ यह कि कोयम्बटूर की पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि जग्गी वासुदेव के लोगों ने या जग्गी वासुदेव ने आश्रम में आने वालों पर कोई जादू तो नहीं किया, आश्रम में रहने वालों को ब्रेन वॉश करके जबरदस्ती तो नहीं रखा गया। ये सारी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, क्योंकि कोयम्बटूर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने ईशा फाउंडेशन पर इल्जाम लगाया है कि जग्गी वासुदेव के आश्रम में उनकी 2 बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया। बेटियों को परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। प्रोफेसर एस कामराज ने इल्जाम लगाया कि जग्गी वासुदेव ने अपनी बेटी की तो शादी की, उसका घर तो बसाया, लेकिन दूसरी लड़कियों को जग्गी वासुदेव जबरदस्ती संन्यास के रास्ते पर चलने और घर बार छोड़ने की शिक्षा देते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले की हकीकत पता लगाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा। पुलिस की रेड के बाद आज ईशा फाउंडेशन का बयान आया। ईशा फाउंडेशन का कहना है कि वो आश्रम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को
शादी के लिए या फिर संत बनने के लिए दबाव नहीं डालते। ईशा फाउंडेशन का कहना है कि ईशा योग केंद्र में हजारों ऐसे लोग हैं जो सन्यासी नहीं हैं, इसलिए किसी को जबरन सन्यासी बनाने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। लेकिन इस मामले में पिटिशनर एस कामराज ने कहा कि उनकी बेटियों का इस कदर ब्रेन वॉश किया गया है कि अब वो अपने पेरेंट्स की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। कामराज ने कहा एक बार वो और उनकी वाइफ ईशा योग सेंटर में गए, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जब हम आश्रम गए तो मेरी पत्नी जमीन पर बैठ गई, चिल्लाने लगी। उसने पूछा कि आप मेरी बेटी को बिना हमारी परमिशन के कैसे सन्यासी बना सकते हैं? क्या आप अपनी बेटी को सन्यासी बनाएंगे? तो वहाँ खड़े सन्यासी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो 18 साल से ऊपर है। यहाँ पर 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं। कोई कोर्ट या पुलिस के पास नहीं गया। पुलिस हमारे कैंपस में कभी नहीं घुस सकती। जग्गी वासुदेव की बैकग्राउंड देखते हुए यह तो नहीं लगता कि उन्होंने किसी का ब्रेन वॉश किया होगा। मैं ऐसे कुछ परिवारों को जानता हूं जिनकी बेटियां एक बार ईशा फाउंडेशन के आश्रम में गई तो वहीं की होकर रह गई। लेकिन कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी किसी आश्रम में जाकर रहे, इसलिए उनकी चिंता स्वाभाविक है। जग्गी वासुदेव की कमी सिर्फ इतनी है कि उन्होंने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी, पेरेंट्स से बात नहीं की। जग्गी वासुदेव को बेटियों के माता पिता को एक्सप्लेन करना चाहिए, उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि उनका इरादा नेक है, बेटियां सुरक्षित हैं और वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह के केस बार बार सामने आएंगे और बार बार सवाल उठेंगे।